हे गाइस, जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है हेड इंजरी। अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर हम लोग हेड इंजरी की, तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि हेड इंजरी क्या होता है। सिर में चोट लगने को हम लोग क्या कह सकते हैं, हेड इंजरी कह सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो जिस प्रकार से मैंने लिखी है कि व्हेन द इंजरी अकर्स इन द स्कल और बोन ऑफ अ पर्सन एंड कॉजेज डैमेज टू द ब्रेन, मतलब जब किसी तरह की कोई इंजरी हमारे स्कल में मतलब खोपड़ी में या हेड में मतलब या तो सिर में होगी और जिसके द्वारा हमको क्षति पहुंचेगी या डैमेज होगा किसमें, हमारे ब्रेन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड इंजरी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि टाइप्स ऑफ हेड इंजरी में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ हेड इंजरी है वो है आपका कॉन्कशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध अचेतन। इसमें क्या होता है कि जो इंजरी होती है, ठीक है, वो ब्रेन में होती है और इंटरनली होती है, मतलब अंदरूनी रूप से होती है, जिसमें कि इंसान जो है वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, मतलब बेहोशी की हालत में आ जाता है। गेटिंग। दूसरे टाइप की जो इंजरी है वो आपकी है कॉन्ट्यूशन, इसको हिंदी में भी कॉन्ट्यूशन ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रूजिंग होती है ब्रेन इंजरी की वजह से। ब्रूजिंग मतलब क्या होता है कि खून बहने लगता है। गेटिंग माय पॉइंट। जब इंजरी होगी ब्रेन के अंदर तो ब्रूजिंग मींस कि जब मतलब हमारे ब्रेन में से लगातार इंटरनली क्या होता रहेगा, खून बहता रहेगा ब्रेन के कौन से वाले पार्ट पर, सब ड्यूरल स्पेस में। कौन से स्पेस पर, सब ड्यूरल स्पेस में। और जहां पर जो लगातार खून बहता चला जा रहा है वो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं सब ड्यूरल स्पेस क्या होगा कि हमारे ब्रेन के बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। हमारी ब्रेन कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे वाली आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं हम लोग। गेटिंग। मिडिल लेयर को हम लोग कहते हैं आर्केनॉइड और सबसे इंटरनल लेयर को कहते हैं हम लोग पाया मैटर। क्या कहते हैं हम लोग, पाया मैटर। तो मतलब आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को आर्केनॉइड और इंटरनल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। तो कंडीशन में क्या होता है कि जब इंजरी होगी ब्रेन में इंटरनली और जब ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो वो ब्लड क्या होगा, फ्लो होते होते सब ड्यूरल स्पेस में, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ब्लड जाकर क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब तीसरी जो बीमारी है वो आपकी स्कल फ्रैक्चर है, कि मतलब जब आपकी खोपड़ी में जब क्या होगा, किसी एक्सटर्नल चीज से या आपका स्कल क्या होगा, किसी एक्सटर्नल चीज से अगर टकराएगा और जब उसकी बोन्स में जब क्या होगा, ब्रेकेज हो जाएगा उसकी बोन्स में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कल फ्रैक्चर कहेंगे। चौथी जो बीमारी है इंजरी की वो है आपकी कौन सी कंडीशन, टाइप ऑफ इंजरी की, वो है एपिडर्मल हीमाटोमा। राइट। अब इसमें क्या होता है, हिंदी में इसको एपिडर्मल हीमाटोमा ही कहेंगे। ये बहुत सीरियस इंजरी होती है, इसमें आपको ऑपरेशन ही होता है, इसके अंदर आपका सर्जिकल आपका इसमें प्रोसीजर ही अपनाया जाएगा। बहुत सीरियस इंजरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्रेन में इंटरनली इंजरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो फ्लो होना शुरू होगा और वो कहां पर जाकर जमा हो जाएगा, आपके ड्यूरा मैटर और स्कल की बोन्स में जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए स्कल की बोन मतलब बाहर आपका खोपड़ी वाला हिस्सा ही है, तो खून कहाँ जमा होने लगेगा, आपका यहाँ पर जमा होने लगेगा, मतलब क्लॉट हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी क्लॉटिंग होती है ब्लड की, ब्लड जब जमा होने लगता है तो वो फिर क्या होने लगता है, जाकर हमारे ब्रेन में बहुत गहरा इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। इससे इफेक्ट पड़ेगा और इससे बॉडी और ब्रेन का जो तालमेल है वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ इंजरी हैं, ठीक है, इनको आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है हेड इंजरी का वो है आपका क्लिनिकल फीचर्स या उसके मैनिफेस्टेशंस। राइट। मतलब कि साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो हमारा साइन एंड सिम्टम है हेड इंजरी में वो है पहला हमारा हेडेक, कि हमको सिर दर्द होगा। दूसरा है हमारा स्लो पल्स रेट, मतलब जो हमारी पल्स है वो हमारी क्या होगी, धीमी चलेगी। वॉमिटिंग, उल्टी आना। कंफ्यूजन, मतलब हम किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं सोच पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फीवर। चौथा है कि चेंज इन बिहेवियर ऑफ पेशेंट, की मतलब जो पेशेंट है उसका लगातार क्या होता रहेगा, बिहेवियर चेंज होता रहेगा ड्यू टू
कि कंफ्यूजन्स उसको रहेंगे तो वो सही तरीके से नहीं सोच पाएगा। दूसरा है आपका न्यूट्रल रिजिडिटी, मतलब गर्दन में क्या हो जाता है, आपकी ऐठन हो जाती है, मतलब आपकी गर्दन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाती है, आपकी मूव नहीं कर पाती है। चौथा है बॉडी में वीकनेस आ जाना। और अगला है आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब कि आप किसी चीज़ को सही तरीके से आप तो देख नहीं पाओगे, मतलब देखने में आपको क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना आप अगर समझ रहे हैं तो ये आपके क्या है, आपके क्लिनिकल फीचर्स या मैनिफेस्टेशंस हैं। अब इन्हीं चीज़ को कि हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम क्या देंगे इस दौरान कि हमारी हेड इंजरी क्या होने लगे, इम्प्रूव होने लगे। तो पहला जो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे वो हम लोग देंगे, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग जो है हम वो प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा कि जो ऑस्मोटिक लेवल है हमारी बॉडी का, मतलब जो आप ये कह सकते हो कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेवल है, पानी का लेवल या सॉल्ट्स का लेवल जो हमारी बॉडी में है, उनको मेंटेन करेंगे। और हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें कि ग्लिसरीन प्रेजेंट होगा या मेनेटॉल प्रेजेंट होगा या फ्रक्टोज या और भी चीज़ें जो ऑस्मोटिक लेवल को हमारी बॉडी का क्या करती है, मेंटेन करती है, हम उनको क्या कराएंगे, बॉडी में देंगे। अगला है हमारा ट्रीटमेंट कि हम लोग जो घाव है उसको हर दिन क्या करेंगे, साफ करेंगे, गेटिंग एवरीडे क्लीनिंग ऑफ वुंड। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट है क्रेनियोटॉमी सर्जरी, मतलब कि अगर मैंने कल बताया भी था आपको कि जब भी कोई टाइप्स ऑफ इंजरी में कि जब ब्लड निकलता है और जब वो लेयर्स में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो क्लॉटिंग हो जाती है, राइट, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्कल या क्रेनियम में, मतलब खोपड़ी में हम लोग क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं और उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ब्लड के थक्के को या क्लॉट को हम लोग क्या करें, रिमूव करें। गेटिंग माय पॉइंट? इतना आपको समझ में आया होगा फीचर्स, और फिर हम लोग क्या उसमें ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोग किस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बेस पर क्या होगा कि मैंने 9 टाइप्स की नर्सिंग मैनेजमेंट लिखी हुई है, लेकिन हम उनको बहुत क्लोजली क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? कि हर एक पॉइंट में आप कैसे क्या चीज़ आप करोगे, मैं उसको हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतना आप पहले कॉपी कर सकते हो, फिर हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में आगे की तरफ मूव करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग अगर पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहली नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारी टू मेंटेन रेस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट। मीन्स कि हम लोग पेशेंट की रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल या मेंटेन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम लोग पेशेंट के सिर को सही स्थिति प्रोवाइड कराएं, राइट, कि सही पोजीशन प्रोवाइड कराएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो पेशेंट को या सांस लेना पेशेंट को आसान पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम लोग थोड़ा सा पेशेंट के सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, मतलब थोड़ा सा एक अपराइट पोजीशन में रखें सिर को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्राक्रेनियल दबाव है, मतलब जो क्रेनियम पर जो दबाव पड़ेगा जहाँ पर इंजरी है, वो दबाव कम होना हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है या जो सांस लेना है वो भी आसान रहेगा। अगला है कि हम लोग क्या करें, एंडोट्रैकियल ट्यूब को क्या करें, तैयार रखें। मतलब कि अगर कोई सीरियस कंडीशन है जिसमें कि कोई पेशेंट अपने आप क्या नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। प्लास्टिक का ट्यूब होता है जिसको हम लोग कैथेटर भी कहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि हम लोग इसको विंड पाइप से अटैच कराते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली बाहर से कनेक्ट करकर हम लोग इस ट्यूब के थ्रू लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और रेस्पिरेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या करें कि जो विंड पाइप है या जो नाक से जो लंग्स तक का जो हिस्सा है, राइट,
उसको हम लोग क्या करें, सक्शन के द्वारा, ठीक है, हम लोग क्या करें, उस रास्ते को या उस पैसेज को जिसमें से कि सांस का एक्सचेंज होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, या जिस ट्रैक के थ्रू या रास्ते के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, हम लोग क्या करें, उसको साफ रखें। तो हम लोग साफ कैसे रखते हैं कि हम लोग सक्शन कराएं उस चीज़ के लिए। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, बाहर से प्रोवाइड करा सकते हैं। जो हम लोग, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल मास्क लगाकर, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, लंग्स तक पहुंचती है। ये बेसिकली मैं इनके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसको साथ में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे साथ। गेटिंग द पॉइंट। तो ये था कि आप लोग सबसे पहले कि मैनेजमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, रेस्पिरेशन को आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि ऑब्जर्व वाइटल साइंस। वाइटल साइंस मतलब जो आपके नॉर्मल साइंस होते हैं, जो किसी भी पेशेंट में आपको करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो पहला क्या होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो आप ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करते रहो, और टीपीआर आप क्या करते रहो, रेगुलरली चेक करते रहो। नेक्स्ट है आपका कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट के फेस पर, उसको आप लगातार क्या करो, ऑब्जर्व करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि पेशेंट किसी तकलीफ में है या उसको परेशानी और बढ़ती जा रही है, परेशानी कम होती चली जा रही है। तो आपको उसके चेहरे को भी, उसके साइंस को क्या करो, ऑब्जर्व करने का काम कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्लोज ऑब्जर्वेशन में कि हम लोग पेशेंट को लगातार क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करें, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है। और क्या करें कि जो लगातार, मान लीजिए अगर लगातार ब्लड अगर बह रहा है, अगर लगातार क्या हो रहा है, अगर ब्लड बह रहा है, तो हम लोग क्या करें उसको, अगर हमको लगता है कि उस इंजरी में, हेड इंजरी में लगातार ब्लड बहता चला जा रहा है, तो हम लोग रेगुलरली क्या करते रहें, उसकी ड्रेसिंग, उस एरिया की इंजर्ड पार्ट की ड्रेसिंग हम लोग रेगुलरली करते रहें, ताकि हम लोग ब्लड फ्लो को रोक सकें। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन में कि आप लोग क्या कर सकते हो, पेशेंट को सही तरीके से डील कर जब हम लोग उसके कपड़े क्या कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो हम लोग इस तरीके से चेंज कराएं, उसकी पोजीशन को ऐसे मेंटेन करें ताकि क्या हो, उसको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। नेक्स्ट है हम लोग कि अगर हम लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन में एक अगली चीज़ देखते हैं, तो अगर हम लोग को लगता है कि हाँ पेशेंट पहले अपना खुद रेस्पायर कर पा रहा था, खुद अपनी सांस मतलब ले पा रहा था नॉर्मली, लेकिन हम लोग ने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, कुछ समय बाद अगर लगता है कि वो प्रॉपर रेस्पायर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन में आपका मैनेजमेंट रहेगा। इन तीनों को आप लिख सकते हैं सुनकर, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इतना आप पहले कंप्लीट कर लें। अब हम लोग अगर पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पहली नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारी टू मेंटेन रेस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट। मीन्स कि हम लोग पेशेंट की रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल या मेंटेन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम लोग पेशेंट के सिर को सही स्थिति प्रोवाइड कराएं, राइट, सही पोजीशन प्रोवाइड कराएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो पेशेंट को या सांस लेना पेशेंट को आसान पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम लोग थोड़ा सा पेशेंट के सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, मतलब थोड़ा सा एक अपराइट पोजीशन में रखें सिर को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्राक्रेनियल दबाव है, मतलब जो क्रेनियम पर जो दबाव पड़ेगा जहाँ पर इंजरी है, वो दबाव कम होना हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है या जो सांस लेना है वो भी आसान रहेगा। अगला है कि हम लोग क्या करें,
ट्रैकियल ट्यूब को क्या करें, तैयार रखें। मतलब कि अगर कोई सीरियस कंडीशन है जिसमें कि कोई पेशेंट अपने आप क्या नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। प्लास्टिक का ट्यूब होता है जिसको हम लोग कैथेटर भी कहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि हम लोग इसको विंड पाइप से अटैच कराते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली बाहर से कनेक्ट करकर हम लोग इस ट्यूब के थ्रू लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और रेस्पिरेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या करें कि जो विंड पाइप है या जो नाक से जो लंग्स तक का जो हिस्सा है, राइट, उसको हम लोग क्या करें, सक्शन के द्वारा, ठीक है, हम लोग क्या करें, उस रास्ते को या उस पैसेज को जिसमें से कि सांस का एक्सचेंज होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, या जिस ट्रैक के थ्रू या रास्ते के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, हम लोग क्या करें, उसको साफ रखें। तो हम लोग साफ कैसे रखते हैं कि हम लोग सक्शन कराएं उस चीज़ के लिए, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, बाहर से प्रोवाइड करा सकते हैं। जो हम लोग जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल मास्क लगाकर, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, लंग्स तक पहुंचती है। ये बेसिकली मैं इनके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसको साथ में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे साथ, गेटिंग द पॉइंट। तो ये था कि आप लोग सबसे पहले कि मैनेजमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, रेस्पिरेशन को आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि ऑब्जर्व वाइटल साइंस। वाइटल साइंस मतलब जो आपके नॉर्मल साइंस होते हैं, जो किसी भी पेशेंट में आपको करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो पहला क्या होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो आप ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करते रहो, और टीपीआर आप क्या करते रहो, रेगुलरली चेक करते रहो। नेक्स्ट है आपका कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट के फेस पर, उसको आप लगातार क्या करो, ऑब्जर्व करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि पेशेंट किसी तकलीफ में है या उसको परेशानी और बढ़ती जा रही है, परेशानी कम होती चली जा रही है। तो आप तो उसके चेहरे को भी, उसके साइंस को क्या करो, ऑब्जर्व करने का काम कर सकते हो, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्लोज ऑब्जर्वेशन में कि हम लोग पेशेंट को लगातार क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करें, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है। और क्या करें कि जो लगातार, मान लीजिए अगर लगातार ब्लड अगर बह रहा है, अगर लगातार क्या हो रहा है, अगर ब्लड बह रहा है, तो हम लोग क्या करें उसको, अगर हमको लगता है कि उस इंजरी में, हेड इंजरी में लगातार ब्लड बहता चला जा रहा है, तो हम लोग रेगुलरली क्या करते रहें, उसकी ड्रेसिंग, उस एरिया की इंजर्ड पार्ट की ड्रेसिंग हम लोग रेगुलरली करते रहें, ताकि हम लोग ब्लड फ्लो को रोक सकें, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन में कि आप लोग क्या कर सकते हो, पेशेंट को सही तरीके से डील कर जब हम लोग उसके कपड़े क्या कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो हम लोग इस तरीके से चेंज कराएं, उसकी पोजीशन को ऐसे मेंटेन करें ताकि क्या हो, उसको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। नेक्स्ट है हम लोग कि अगर हम लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन में अगली चीज़ देखते हैं, तो अगर हम लोग को लगता है कि हाँ पेशेंट पहले अपना खुद रेस्पायर कर पा रहा था, खुद अपनी सांस मतलब ले पा रहा था नॉर्मली, लेकिन हम लोग ने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, कुछ समय बाद अगर लगता है कि वो प्रॉपर रेस्पायर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन में आपका मैनेजमेंट रहेगा। इन तीनों को आप लिख सकते हैं सुनकर, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इतना आप पहले कंप्लीट कर लें। हम लोग जो नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट पर आते हैं, तो अब नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारा कि हम लोग पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे बता सकते हैं, राइट, कि मतलब पेशेंट कितने होश में है, हम कैसे बता सकते हैं। तो उसका सबसे कॉमन मेथड होता है जो अप्लाई किया जाता है, वो होता है ग्लासगो कोमा स्कोर, ठीक है।
ये क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GCS। मतलब ये वो मेथड होता है या इसका स्केल तैयार किया गया है जिसकी मार्किंग 0 से लेकर 13 तक रहती है, राइट। तो जिसमें जब हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं उसकी कॉन्शियसनेस, तो मान लीजिए अगर GCH अगर मान लीजिए लेस देन या इक्वल टू कम आता है 8 से, ठीक है, तो मतलब हम लोग बताएंगे कि जो पेशेंट है वो बहुत सीवियर है, मतलब उतनी कॉन्शियसनेस उसकी बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए यही रेंज अगर बढ़ती है 9 से 12 के बीच में, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत होश में है और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे रहा है और नहीं दे रहा है। अगर यही अगर कंडीशन बढ़ती है, अगर GCH मतलब ग्लास 2 कॉमा स्कोर अगर ग्रेटर है किससे 13 से, ठीक है, तो मतलब माइल्ड कंडीशन है। माइल्ड मतलब हो गया कि हाँ पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, पूरा तरीके से क्या है कॉन्शियसनेस में है। गेटिंग माय पॉइंट। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे इजी मेथड है कि हम लोग इससे डिटरमाइन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। और तरीके क्या हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आँखों को खोलकर देख सकते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस होगा तो उसकी आँखें खुल के ऑटोमेटिकली बंद होंगी, फिर खुल जाएंगी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि पेशेंट क्या है, रिस्पॉन्सिव है, कॉन्शियस है, हाँ होश में है, राइट। नेक्स्ट वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर हम पेशेंट से कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वो वर्बली मुंह से हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा है दोबारा से, तो हम इससे पेशेंट की कर सकते हैं, हम लोग कॉन्शियसनेस को पता कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हमारा है प्रिपेयर सूटेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब सूटेबल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया आपका कि इस कंडीशन में क्या करें आप लोग कि अगर क्या होता है कि नॉर्मली कि हम लोग पेशेंट के आसपास जहाँ पर पेशेंट प्रेजेंट है वहाँ पर हम लोग भीड़ भाड़ कम करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन है मतलब उसको सही तरीके से सही पोजीशन में रखें, ताकि उसकी वजह से क्या होगा, जो इफेक्ट है या जो प्रेशर है वो हेड की इंजरी पे कम पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट कि हम लोग एकदम शांत एनवायरनमेंट रखें पेशेंट के अराउंड, ताकि पेशेंट को किसी तरीके से तकलीफ ना हो। गेटिंग माय पॉइंट। उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सूटेबल एनवायरनमेंट पेशेंट के लिए मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रिपेयर इमरजेंसी किट। ये नेक्स्ट आपका क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि बेसिकली कि हम लोग जानते हैं, चलिए पेशेंट स्टेबल कंडीशन में, सपोज करते हैं हम लोग पेशेंट क्या है स्टेबल कंडीशन में, लेकिन मान लीजिए अचानक से पेशेंट की हालत और ख़राब होने लगे अचानक से, तो हम लोग के पास ऐसी तैयारी होनी चाहिए इमरजेंसी में कि हम लोग पेशेंट को उस सडन मूवमेंट पर, उसी मूवमेंट पर हम लोग क्या कर सकें, उस चीज़ को दे सकें और पेशेंट को दोबारा से स्टेबल हालत में ला सकें। तो हम लोग इमरजेंसी किट को तैयार करके रखेंगे और उसमें किस प्रकार की दवाइयाँ रखेंगे। सबसे पहला हो गया आपका डेक्सोना, ठीक है। दूसरा हम लोग रख सकते हैं एविल, ठीक है। तीसरा हम लोग रख सकते हैं एड्रेनालिन। चौथा हम लोग दवा रख सकते हैं केनानाइन और चौथा हम रख सकते हैं सोडा बाय कार्ब। हम लोग ये सब कुछ चीज़ें अपनी इमरजेंसी किट में क्या कर सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं कि अगर पेशेंट की एनहांस किसी भी हालत में अगर तबीयत बिगड़ती है तो हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं, पेशेंट को स्टेबल हालत में दोबारा से ला सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इतना को आप पहले लिख लीजिए जो मैंने बोला है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो है इफ प्रॉब्लम ऑफ सीजर, मतलब हिंदी में इसको सूजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर क्या हो कि अगर एकदम से पेशेंट की बॉडी बैठने लगे, मतलब हम लोग बोलते हैं हिंदी में दौरा आता है अगर पेशेंट को, अगर हेड इंजरी की वजह से, तो सबसे पहले हम इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि जो पेशेंट है उसके मुंह में
ठीक है। हम लोग एक रुमाल को या कपड़े को इस तरीके से फंसा दें ताकि जब पेशेंट का जब जबड़ा ऐंठता है या किसी तरह की बॉडी में ऐंठन आती है तो उसकी जीभ या गाल कटने से उसको बचा सके। तो हम लोग मुंह में कर देंगे, कपड़ा फंसा देंगे, जिसकी वजह से उसका जीभ या गाल कटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर दौरा अगर आता है या सीजर आता है अचानक से, तो जब खत्म होता है तो हम लोग क्या करें कि या चल रहा होता है तो हम लोग पेशेंट को ऐसी स्थिति में एक तरफ की तरफ लेटा दें ताकि जो सलाइवा थूक है हमारा मुंह के अंदर या म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ है हमारे मुंह के अंदर या नाक से निकल रहा है, वो क्या हो सके, आसानी से बहकर निकल सके। हम लोग पेशेंट को एक तरफा पोजीशन में कर देंगे, लेटा देंगे। हम आसपास क्या करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ें रखी हुई हैं जिससे पेशेंट को चोट लग सकती है, जब वो हाथ पैर उसके ऐंठेंगे तो अगर उससे चोट लग सकती है तो हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को हटा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट प्रिवेंट आइज, हम लोग आँखों को बचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसके आगे कि अगर हम लोग को लगता है और हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उनको। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम लोग पेशेंट को आँखें मलने से, ठीक है, ये हम लोग मसलते हैं ना, खुजलाते हैं हम लोग अपनी आँखें खुजाते हैं, तो हम लोग पेशेंट को उसको उस चीज़ से मसलने से या खुजली करने से क्या करेंगे, रुकने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका आखिरी नर्सिंग मैनेजमेंट, जो और चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग लगातार ऑब्जर्व करते रहें नाक और कान को भी पेशेंट के, कि ऐसा कुछ तो नहीं जो फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है किसी तरीके का, अगर होता है तो हम लोग उसको रेगुलरली करते रहें, कॉटन के द्वारा साफ करते रहें। ठीक है। अगर दूसरी चीज़ नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या कि मान लीजिए अगर पेशेंट को यूरिन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैथेटर डालने की तैयारी करें जिसकी वजह से उसको हम लोग यूरिन करवा सकें। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट कि हम लोग पेशेंट को मेंटली क्या करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव थॉट्स देने का क्या करें, काम करें, ताकि पेशेंट को एक मेंटली डेवलपमेंट मिल सके और वो जल्दी से जल्द ठीक हो सके। नेक्स्ट कि अगर इम्पोर्टेंस है कि अगर हाँ पेशेंट को किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है तो हम लोग उसकी हेल्प करें। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीज़ें जो मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट में बताई हैं 9 पॉइंट्स के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप उनको क्लियरली अपने उसमें लिख सकते हो और उसको आप मेंशन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इतना आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, राइट, कि मतलब जब कोई पेशेंट आता है तो हम लोग कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे उसकी बॉडी का। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, नाम, एड्रेस, कहाँ से आया है, किस तरीके से हुआ है, उस चीज़ का हम लोग पूरा कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब कि हम लोग इंजरी के बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से हुआ है या किस तरीके से हैपनिंग हुई है। उसके बाद डायग्नोस करने के बाद हम लोग उसको एक्सरे के लिए भेज सकते हैं, सिटी स्कैन के लिए एडवाइस कर सकते हैं और MRI स्कैन के लिए कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इंजरी का पैथोफिजियोलॉजी, राइट। अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमें हेड इंजरी होगी या सिर में चोट लगेगी तो हमारा जो ब्रेन है वो सफ़र करेगा किससे, इंजरी से। नेक्स्ट कि जब हमें इंजरी होगी तो हमारा ब्रेन है उसके टिश्यूज़ और सेल्स में क्या होगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। मीन्स सबसे पहले हमको इंजरी हुई तो हमें ब्लीडिंग होना शुरू होगी और जहाँ पे हमें इंजरी हुई है तो वहाँ के सेल्स और टिश्यूज़ रप्चर होंगे और उनमें क्या होगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा कि जिसकी वजह से जब स्वेलिंग आना शुरू होगी और ब्लीडिंग होना शुरू होगी तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम मतलब वो फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। तो मतलब जैसे हमारा जो
इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है वो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। जिसकी वजह से अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा एरिया में क्या होगा, फैलेगा। अब वो जब ज़्यादा एरिया में फैलेगा और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स और टिश्यूज़ क्या है, स्वेल्ड अप है, तो जब वो उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का या इंट्राक्रैनियल फ्लूइड्स का जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उन सेल्स और टिश्यूज़ पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से लगातार उसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह से नेक्स्ट क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड्स का, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स पे भी क्या होगा, ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब जब क्या होगा, जब इंट्राक्रैनियल फ्लूइड्स का जब प्रेशर लगेगा, तो जब लगना शुरू होगा तो जब वो ब्लड वेसल्स पे जब वो प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, आपकी डिप्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उनकी स्पीड या रेट क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो होने का क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन क्या पैदा होगी, हम लोग को सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, या इश्मीया भी कहते हैं इसको। इस कंडीशन में क्या होगा सेरिब्रल हाइपोक्सिया में, कि जब ब्लड फ्लो रेट कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन लेवल है जो हमारे ब्लड तक पहुंचनी चाहिए और पूरे ब्रेन में सप्लाई होनी चाहिए, तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट या लेवल भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसकी वजह से लगातार इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, और उसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। ये मैंने आपको हेड इंजरी के बारे में पूरे डिटेल में दिया है, आप इसको सुनकर कॉपी कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।